हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज विषय भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम आज अपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। विद्युत धारा जो चैप्टर का नाम है वह क्या होती है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है। आवेशित कण होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, तो उन आवेशित कणों, क्योंकि चालक के अंदर ही वैद्युत चालन हम पढ़ते हैं, तो उन चालकों के अंदर जो आवेशित कण होते हैं उन आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण ही वैद्युत चालन कहलाता है। और ये जो गतिमान कण यहाँ उपस्थित होते हैं उन्हें आवेश वाहक कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग आवेश वाहक होते हैं। नंबर 2 है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो यदि किसी विद्युत आवेश गति की अवस्था में है तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आवेश के प्रवाह के कारण ही वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। यदि वहाँ आवेश गतिशील नहीं है तो फिर वहाँ वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। उसी के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण भी करते हैं कि कौन से पदार्थ सुचालक और कौन से पदार्थ कुचालक होते हैं। जिन पदार्थों में वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, अर्थात उनमें गतिशील आवेशिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में वैद्युत धारा आसानी से उत्पन्न नहीं होती है, आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, तो इसका मतलब है वहाँ आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं, इस कारण उन्हें कुचालक कहा जाता है। डेफिनेशन के फॉर्म में जिससे हमें फॉर्मूला पता चलता है उसके अकॉर्डिंग किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में कितना आवेश उस चालक के अंदर किसी दिए गए क्षेत्रफल में प्रवाहित हो सकता है, उसी को कहा जाता है वैद्युत धारा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही फॉर्मूला हो जाता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसका मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम एम्पियर के लिए दूसरी टर्म में निकाल करके बताना चाहें तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है I = Q/T। वैद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एम्पियर है वह बराबर होगा कूलाम प्रति सेकंड के। अब एम्पियर को A से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं और सेकंड को S से प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एम्पियर इक्वल में कूलाम प्रति सेकंड। यहाँ से यदि हम एक एम्पियर की डेफिनेशन निकालना चाहें तब हम स्थिति लेकर के चलें, यदि T का मान 1 सेकंड के बराबर है तथा आवेश का मान 1 कूलाम के बराबर है, तब धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होगा। यदि इस फॉर्मूले में I = Q/T में हम T की जगह 1 सेकंड और Q की जगह 1 कूलाम लगा देते हैं तो हमें I का मान 1/1 एम्पियर ही मिलेगा। तो यहाँ से 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाती है, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 सेकंड के लिए होकर गुजरने वाला वैद्युत आवेश 1 कूलाम हो, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश उस चालक से होकर के गुजर जाता है, तो चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान भी 1 एम्पियर ही होता है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है 1 एम्पियर की। जब समय का मान 1 सेकंड तथा आवेश का मान 1 कूलाम होता है तो उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, अर्थात यह सदिशों के बीजगणितीय योगफल नियम का पालन नहीं करती है, सदिश योगफल को यह फॉलो नहीं करती है। लेकिन ऋणावेश के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में कहें या फिर पॉजिटिव धनावेशों की ओर धारा की दिशा को हम निर्धारित करके बताते हैं। मान करके चलिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो फिर हम धारा की दिशा को इसके विपरीत दिशा में दिखाएंगे, इसके विपरीत दिशा में इसे प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन यदि हमें धनावेशों की दिशा दी गई है, हमें बताया गया है कि जो धनावेश हैं वह इस दिशा में गति कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि विद्युत धारा की दिशा इसी दिशा में ही होगी। तो जब भी हमें क्वेश्चन में या तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा पता हो या धनावेशों की दिशा पता हो, तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा की विपरीत दिशा में और धनावेशों की दिशा में ही वैद्युत धारा की दिशा को हम निर्धारित करके बता सकते हैं।
तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि वैद्युत धारा में एक निश्चित दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत या फिर धनावेशों की ही दिशा में, लेकिन फिर भी यह सदिश बीजगणित का पालन नहीं करती है। इस कारण वैद्युत धारा की जो राशि है वह अदिश राशि ही मानी जाती है। जैसे मान कर के चलिए 5 एम्पियर की धारा इस दिशा से आ रही है, 4 एम्पियर की धारा इस दिशा से आ रही है, तो यहाँ हमें कुल धारा का मान इनका सीधे सीधे योगफल ही प्राप्त हो जाएगा 9 एम्पियर। लेकिन अगर हम सदिश के हिसाब से निकाल रहे होते तो यह एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, इनका रिजल्टेंट हम निकालते तो हमें 1 एम्पियर ही पता चलता। इसका मतलब है वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, वह सदिशीय बीजगणित का तो पालन नहीं करती है, वह सीधे सीधे बीजगणित के योगफल का नियम पालन करके बताती है कि कितनी भी राशि कहीं से भी किसी भी दिशा में आ रही है, यदि वह एक जगह आकर के मिल रहे हैं तो हम उन्हें योगफल करके ही बताएंगे। या फिर हम यदि इनका विपरीत ले रहे होते कि 9 एम्पियर की धारा यहाँ से जा रही है, वह 2 भागों में बट सकती है, तो वह जोड़ने पर हमें 9 एम्पियर ही देंगे। वहाँ पर कोई भी ह्रास नहीं होगा, कोई भी वृद्धि नहीं होगी। इसी से रिलेटेड एक नोट पॉइंट और है, क्लास 10th में भी एक क्वेश्चन की तरह था ये। किसी चालक में 1 सेकंड तक यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो वैद्युत धारा का जो मान है वो 1 एम्पियर है। तो वहाँ 1 कूलाम आवेश के कारण 1 सेकंड में जो हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, वहाँ आवेशित कणों की संख्या कितनी होगी, वह हमें ज्ञात करके बताना है। ये आप याद कर लेंगे कि आवेशित कणों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होती है। अब ये हमने कैसे निकाला है, आपने पढ़ा यदि n इलेक्ट्रॉनों को t सेकंड तक प्रवाहित किया जाएगा तब आवेश का मान, क्योंकि कुल आवेश कैसे निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, यदि n इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित कर रहे हैं तो कुल आवेश इन दोनों के गुणनफल से प्राप्त किया जाएगा, तो कुल आवेश बराबर Ne। लेकिन अभी हमने पीछे एक और फॉर्मूला पढ़ा है वैद्युत धारा के लिए, I बराबर Q/T, तो Q की जगह यदि हम Ne लगा लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Ne/T। हमें यहाँ n का मान ज्ञात करके बताना है, तो n बराबर IT/E। I का मान हमें दिया है 1 एम्पियर, T का मान दिया है 1 सेकेंड, और यहाँ E का मान हमें निश्चित पता होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। यहाँ इन्हें हल कर लेने पर 10⁻19 को ऊपर लेकर के जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 10 यहाँ आगे निकाल लेने पर और 10⁻18 को अलग रखने पर जब हम 10 में 1.6 से भाग करेंगे तो भागफल में हमें मिलेगा 6.25। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेशित कणों की संख्या हमें मिल जाती है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। लगभग इन्हें कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी दे दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन हमें गलत दे रखा है, क्योंकि 0.25 इलेक्ट्रॉनों को हम इतनी बड़ी संख्या के आगे नेगलेक्ट कर सकते हैं, इन्हें लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है आवेशवाहक, चार्ज कैरियर्स। तो आवेशवाहक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो चार्ज को कैरी करते हैं, जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उन्हीं कणों को कहा जाता है आवेशवाहक। तो जिन कणों के द्वारा धारा प्रवाहित हो सकती है, जिन कणों के कारण आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है आवेशवाहक। वे कण जो वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर आवेश को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, आवेशवाहक कहलाते हैं। चालकों के लिए आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन यह कार्य करते हैं, आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। वैद्युत अपघट्यों में आवेशवाहक का कार्य धनायन और ऋणायन करते हैं। अपघट्यों में क्या होता है, जैसे HCl है तो वहाँ क्या होता है H+ और Cl-, धनायन और ऋणायन 2 भागों में बट जाते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करते हैं। गैसों में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यदि हम उन गैसों का तापमान बहुत कम कर दें और विभव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो वहाँ धनायन और इलेक्ट्रॉन आवेश का स्थानांतरण करने लगते हैं। अर्धचालकों में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टरों में आवेशवाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन और वहाँ जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जैसे आपने अपने केमिस्ट्री में जर्मेनियम के बारे में पढ़ा होगा, जर्मेनियम की जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है, उसके पास कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, एक होल से दूसरे होल में जाते रहते हैं। मान करके चलिए प्रारंभ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक होल यहाँ उपस्थित है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी पैक्ड होता है, जैसे 4 वैलेंसीज होती हैं इनके आसपास, और जैसे यहाँ एक एटम रख दिया जाता है जर्मेनियम,
एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन हम लेकर के आए, कोई भी कंडक्शन वहाँ हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मान करके चलिए इसके आसपास एक होल खाली है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेगा, तो यहाँ एक होल का निर्माण होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इस होल में कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा, किसी और स्थान पर यहाँ होल का निर्माण हो जाएगा। इस तरीके से होलों का एक जगह स्थानांतरण, या हम कहें इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण जो होता रहता है, उसके कारण अर्धचालकों में यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और आवेश वाहक का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म कणों द्वारा धारा प्रवाह का अध्ययन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए यादृच्छिक गति क्या होती है, रैंडम मोशन क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं जब तक कि उन पर एक बैटरी, एक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया जाता है। जैसे उनके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाता है तो उनकी जो गति होती है वो नियमित हो जाती है, क्योंकि उन्हें दिशा मिल जाती है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही विभव पर आ जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वह प्लस वाले टर्मिनल की तरफ जाने की कोशिश करेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने का काम करेगा। तो सूक्ष्म कणों से धारा प्रवाह कैसे किया जाता है। चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये चालकों के अंदर यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये जो चालक हैं इनके लिए एक निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये नियमित गति करते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उस चालक के अंदर, उस चालक की सीमा के अंदर वह हमेशा गति करते ही रहते हैं। परंतु चालकों की सीमा को छोड़कर बाहर जाने के लिए यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह चालकों का गुण होता है। उसके बाद यदि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन परस्पर, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक तो आपस में या फिर धनायनों से टकराते रहते हैं, क्योंकि जब वह मोशन करने के लिए फ्री हैं तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उतने ही वहाँ पॉजिटिव पार्ट्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो एक चालक है वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही वहाँ पॉजिटिव हमारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं चालक के अंदर गति करने के लिए, आपने इससे पहले भी ब्रीफ में से पढ़ चुके हैं कि चालकों की जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस चालक के न्यूक्लियाई से ज़्यादा बल से संबद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए वह बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं चालकों के अंदर वह नियमित गति कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। उस पार्ट को छोड़ करके तो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन चालक के अंदर वह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब स्वतंत्र होते हैं तो वह आपस में टकराएंगे और जो उस चालक के अंदर धनायन प्रेजेंट हैं उनसे भी टकराएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का कुछ औसत वेग हमें प्राप्त नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा है, सभी दिशाओं का यदि हम औसत वेग प्राप्त करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। और शून्य प्राप्त होने के कारण धारा वहाँ प्रवाहित नहीं होती है। यदि एक कंडक्टर हमें लोहे की वस्तु सामने रख करके दे दी जाए, उसे हम छुएं तो हमें करंट का झटका नहीं लगता है। नॉर्मली कोई भी चालक रखा हुआ है तो उसके अंदर अपनी कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि वहाँ जो औसत वेग का मान होता है। अब औसत वेग कैसे निकालते हैं, दिए गए सभी वेगों का योगफल बटे वेगों की संख्या, कितनी कणों के लिए हम वेग पढ़ रहे हैं, तो ये जो औसत वेग का मान होता है वह 0 के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही हम चालक पर विभव आरोपित कर देते हैं, एक बैटरी उसके ऊपर लगा देते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वहाँ एक वैद्युत बल कार्य करने लगेगा। तो जो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह भी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करेंगे, और वो जो वैद्युत बल है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति कराने की कोशिश करेगा, उनमें एक त्वरण उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, जिसकी दिशा बल की दिशा में ही होगी। जिस दिशा में बल लग रहा होगा उसी दिशा में वह इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहे होंगे। अब जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, मान के चलिए वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो जो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वह कोशिश करेंगे कि वह इस वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन लेंगे पॉजिटिव पार्ट की तरफ, नेगेटिव पार्ट से वह रिपल्शन फॉलो करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य होंगे इस वैद्युत बल के अप्लाई कर लेने से। वैद्युत क्षेत्र आरोपित होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ एक वैद्युत बल अब कार्य कर रहा होगा जो उन्हें वैद्युत बल की विपरीत दिशा में ढकेलने का कार्य कर रहा होगा, एक टॉर्क उन पे लग रहा होगा। तो जब इनकी दिशा बदल रही होगी, सभी की दिशा
कोशिश की जा रही होगी कि वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाए, तो अब इनका औसत वेग होगा वह हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा और इनके अंदर धारा प्रवाहित हो जाएगी। यदि हम अनियमित गति को प्रदर्शित करें तो एक इलेक्ट्रॉन की गति u1 इस दिशा में प्रदर्शित की जा रही है, दूसरा इस दिशा में है, तीसरा इस दिशा में है, चौथा इस दिशा में है। जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, जितने भी हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, सभी की दिशा अलग अलग है, इसीलिए इन सभी का जो औसत वेग है वह हमें शून्य प्राप्त होता है। लेकिन विभव आरोपित करने के पश्चात इनकी जो दिशा है वैद्युत बल आरोपित होने के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ढकेलने का कार्य करती है और इनका औसत वेग उस स्थिति में हमें शून्य प्राप्त नहीं होता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपवाह या अनुगमन वेग तथा धारा के सूत्र की स्थापना करना। अपवाह वेग और धारा के बीच क्या संबंध होता है? डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो सबसे पहले तो पढ़ लें अपवाह या अनुगमन वेग क्या होता है। अभी हमने अपने लास्ट टॉपिक में आपको बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं, तो यहाँ फिर से एक बार हम प्रोसेस को समझेंगे। जब भी हम किसी भी चालक के सिरों पर विभव उत्पन्न कर देते हैं तो जो चालक है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है और जो वैद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उन पर भी एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है और वो जो वैद्युत बल होता है वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है। वह एक त्वरित गति करने लगते हैं, उनकी जो गति की दिशा थी वह थोड़ी बदल जाती है। अब जैसे जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते रहते हैं तो उनका वेग जो था वो निरंतर तो नहीं बढ़ पा रहा है। मान के चलिए जैसे उसने इस दिशा में गति पकड़ी तो फिर वह यहाँ टकरा गए, यहाँ से टकरा करके इन्होंने दूसरी दिशा में गति पकड़ने की कोशिश करी तो वह किसी और धनायन या ऋणायन से टकरा गए। तो इस तरीके से उनका वेग तो नहीं बढ़ पाता है, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र के अप्लाई करने से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जब वो त्वरित होने लगते हैं तो इस दिशा में उनका जो नियत वेग है वह बढ़ने लगता है। इस दिशा में ही अब सब गति करने लगेंगे। तो जो नियत वेग हमारा बढ़ा है विपरीत दिशा में, एक सूक्ष्म नियत वेग से जो गति कर रहे हैं, अब जो विपरीत दिशा में इनकी गति होगी उसी को हम कहते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवाह या अनुगमन वेग की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब है अनुगमन करना, इस किसी दिशा में एक निश्चित दिशा की तरफ गति करके बताना। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? थोड़ा रिवर्स हो जाना, इसे बदल देना। हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस विपरीत दिशा में गति करने के लिए वह जो वेग प्राप्त कर रहे हैं उस नियत वेग को ही कहा जाता है अपवाह या अनुगमन वेग। धारा को तो आप पढ़ ही चुके हैं, अब इनके लिए हमें एक डेरिवेशन करके बताना है। तो यहाँ हमने एक चालक को प्रदर्शित किया है, यहाँ पॉजिटिव पार्ट लगाया है, यहाँ नेगेटिव पार्ट, अर्थात इनके बीच में एक विभव अप्लाई कर दिया गया है, एक बैटरी इनके साथ कनेक्ट कर दी गई है। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल को शो किया गया है। जैसे ही हमने यहाँ विभव उत्पन्न किया है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा और जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर एक वैद्युत बल कार्यरत होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर हम एक तीर की मदद से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब वैद्युत बल हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और वह जो त्वरण है उसकी दिशा भी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत ही होगी। इस चित्र में इस तरीके से शो किया गया है। तो वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल का मान, काफ़ी बार हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। और यहाँ जो धनावेश हैं, जो आवेश का मान है वह इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ऋणावेश दिए गए हैं, तो क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन माइनस ई रख लेने पर ई वेक्टर का मान तो हम ई से प्रदर्शित कर ही रहे हैं। साथ ही यदि हम त्वरण के मान की गणना करें तो त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। एफ का मान अभी हमने ऊपर निकाला है और एम का मान ऐसे का ऐसा ही रख लेने पर। इसके बाद आपको एक मान और यहाँ पढ़ना है। दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले माध्य समय को श्रांति काल कहते हैं, क्योंकि जो भी चालक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वह नियमित अनियमित रूप से हमेशा गति करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं या धनावेशों से टकराते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में जब उनकी एक टक्कर से दूसरे टक्कर हो रही है उसके बीच में वह बिना टकराव के भी कुछ गति कर रहे होंगे। कितने समय के लिए वह बिना टकराए गति कर रहे हैं, यदि उन सभी समयों का माध्य निकाल लिया जाए तो उसे हम कहते हैं
श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, उन सभी समयों का माध्य जिसमें वह रिलैक्स फील कर रहे हैं, कोई भी टकराव महसूस नहीं कर रहे हैं, इसे हम टॉ से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का टॉ समय पश्चात वेग ज्ञात करना चाहें, यदि हम पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ही बात कर रहे हैं, एक बार जब उनकी टक्कर होती है तो दूसरी दिशा में जो वेग प्राप्त हो रहा है, गति के समीकरण के अनुसार v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर गुणा t होता है। प्रारंभ में हमने माना इनका वेग u1 वेक्टर है, a वेक्टर तो निश्चित चल ही रहा है, त्वरण जो है, लेकिन समय हमने लिया है पहली बार में समय का मान τ1। ये τ1 τ2 ये सब प्रदर्शित कर रहे हैं दो क्रमांगत टक्करों के बीच में लगने वाला समय। जब हम इन सभी का माध्य निकाल लेंगे तो वह हमें τ बताएंगे। इसी तरीके से जब हम v2 वेक्टर निकालेंगे तो u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ, सभी के लिए हम अलग अलग मान ज्ञात करके बता सकते हैं। इसके बाद चालक में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग के समान होगा, जितना भी औसत वेग वह प्राप्त कर रहे हैं ड्रिफ्ट होने के कारण। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग है, उसका मान हम देंगे पीछे हमने जितने भी अभी वेलोसिटी निकालनी है सभी का माध्य निकाल लेने पर। पीछे हमने जो v वेक्टर का मान निकाला था वह बराबर था u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट t वेक्टर। तो सभी में से u वाले टर्म्स हमने अलग कर लिए हैं और जिनमें से a कॉमन आ सकते थे वो हमने अलग कर लिए हैं। अब हमने पीछे पढ़ा था चालकों के लिए उनका जो प्रारंभ में वेग है उन सभी का औसत मान 0 के बराबर होता है। अभी हमने पीछे यहाँ पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हमें 0 प्राप्त होता है, तो इस मान को 0 रख लेने पर। और यहाँ श्रांति काल हमने डेफिनेशन में पढ़ा, जितने भी क्रमांगत टक्करों के बीच में, दो क्रमांगत टक्करों के बीच में जो समय ले रहे हैं उन सभी का यदि हम औसत निकाल लेते हैं तो वह हमें रिलैक्सेशन टाइम दे रहे थे, श्रांति काल दे रहे थे, तो इसलिए हमने इसे टॉ से प्रदर्शित कर लिया है। यह मान 0 हो जाता है और a वेक्टर का मान अभी हमने पीछे निकाला माइनस ई वेक्टर अपॉन m। a वेक्टर की जगह मान लगा लेने पर हमें फॉर्मूला पता चल जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, अपवाह वेग या अनुगमन वेग के लिए vd वेक्टर इक्वल माइनस ई वेक्टर टॉ अपॉन m, जहाँ टॉ प्रदर्शित कर रहे होंगे माध्य श्रांति काल को। इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं कि अपवाह वेग का मान, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका मान आरोपित वैद्युत क्षेत्र और माध्य श्रांति काल जो टॉ है उस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों में ड्रिफ्ट दिखाई देगा, उतना ही वह दूसरी दिशा में बल का अनुभव कर रहे होंगे। और जितना ज़्यादा हमारा श्रांति काल होगा, यदि वह जल्दी जल्दी नहीं टकरा रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ फिर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो चुकी है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घट जाता है, क्योंकि अगर हम चालक को गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, वह तेज गति करने लगते हैं। तो जब वह तेज़ से गति करेंगे तो उनके जो टकराव हैं उनके समय भी कम हो जाएंगे, वह जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, इसीलिए श्रांति काल का मान हमारा घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गति होती है। पहली होती है अनियमित गति और दूसरी होती है धनाग्र, हमारी जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी ओर अल्प वेग से नियमित गति। अनियमित गति तो वह पहले भी कर रहे होते हैं और अब भी कर रहे होते हैं। यह बात अलग है कि उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जो अनियमित गति कर रहे थे उसमें थोड़ी कमी आ जाती है, और धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वह नेगेटिव की ओर जा रहा है। उसके विपरीत दिशा में बल लगने के कारण अब इलेक्ट्रॉन धन आवेश धन प्लेट की ओर, धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति करने लग जाते हैं। यहाँ एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं कि अपवाह वेग किस कारण से प्राप्त हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त हुआ है। जैसे ही हमने वहाँ वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, वहाँ वैद्युत बल कार्यरत हुआ जिसने इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव प्लेट की तरफ ड्रिफ्ट करने की कोशिश की। तो अपवाह वेग का कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पॉजिटिव प्लेट धनाग्र की ओर अल्प वेग से नियमित गति होती है। मान करके चलिए पहले इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अब उन सभी की दिशा इस तरफ मोड़ने की कोशिश की जाएगी, सभी को इस दिशा में धकेला जाने लगेगा। मान के चलें वह गति कर रहे थे तो इन पर सभी पर जो आप रिजल्टेंट डायरेक्शन देख रहे हैं सभी वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही दिखाए गए हैं। तो जो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट नहीं किया जा रहा है
वही कहलाता है हमारा अपवाह वेग। हमारे क्लास टॉपिक और है अपवाह वेग से संबंधित। अपवाह वेग और धारा के मध्य संबंध क्या होता है, जो हम अपनी हेडिंग डाल करके चल रहे थे, उसके लिए डेरिवेशन हमें करना है, क्योंकि पहले हमें अपवाह वेग पढ़ना था कि अपवाह वेग क्या होता है। तो अब हम अपवाह वेग को अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसके लिए फॉर्मूला निकाल चुके हैं। तो अब इनके साथ करंट के लिए क्या रिलेशन है, तो यहाँ फिर से हमने एक चालक लिया है, उसे एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। इस चालक की लंबाई को हमने L माना है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हमने A माना है। यहाँ इन्हें ड्रिफ्ट करते हुए दिखाया गया है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनके अंदर रिप्रेजेंट की गई है, जिसे हम VD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक दिए गए चालक तार की लंबाई हमने L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तब चालक तार का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, AL के बराबर होगा। यदि तार के एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n मान रहे हैं, तो इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इसकी हम गुणा कर देंगे, तो NaL हो जाएगा। साथ ही ये हो गया उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि हमें इन पर आवेश निकालना है तो आवेश के मान से गुणा और कर लेंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की कुल मात्रा बराबर Q बराबर Ne होता है। अब n का मान, संख्या का मान NaL था और E की जगह हमने E को रख लिया है। यदि हमें चालक तार की कुल लंबाई, जो पूरी लंबाई दे रखी है, उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित अनुगमन कराने में समय निकालना है, तो समय के लिए फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, चालक तार की लंबाई, और हमारी स्पीड जो दे रखी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमित वेग, उसे हम VD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही विद्युत धारा की परिभाषा से I का मान बराबर होता है Q/T के। तो Q का मान अभी हमने पीछे निकाला NeAL और T का मान ये रहा L/VD। यहाँ L से L कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा NeA और VD ऊपर हो जाएगा। तो I के लिए फॉर्मूला हो जाता है NeA/VD। यही होता है अपवाह वेग VD तथा धारा I के बीच में संबंध। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लेंगे, ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आने वाला है। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के टर्म्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।